ओके चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेसन नंबर 8, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, जैसे कि लिस्टिंग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी की तरह ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीलिस्टिंग। तो पहले के 5-10 मिनट सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये लिस्टिंग डीलिस्टिंग क्या है, ठीक है। और वो पूरा एक मैकेनिज्म जब आपको समझ में आ जाएगा तब ये चैप्टर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, सबसे पहले तो हमको ये बताइए लिस्टिंग का मतलब क्या होता था। अगर हम आपसे कहें कि हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब क्या होता था? कहाँ लिस्ट होती हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। लिस्टिंग का बेसिक मतलब होता है कि अगर हमने अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया, लिस्ट कराने से फायदा क्या होता है बताइए? व्हाट इज द बेनिफिट? लिक्विडिटी मिलती है, यानी शेयर्स की खरीद बेच आसान हो जाती है। और अगर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है तो उसको क्या फॉलो करना जरूरी हो जाता है? सेबी की लिस्टिंग रेगुलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग का मतलब क्या होता था, लिस्टिंग का मतलब जब कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करा दे स्टॉक एक्सचेंज में और उसके ऊपर सेबी के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। लिस्ट कराने से लिक्विडिटी मिलेगी, लिस्ट कराने से हमारी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस भी इंक्रीज होगी, और लिस्टिंग रेगुलेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बताइए डी लिस्टिंग क्या हुआ? उसी का ऑपोजिट डी लिस्टिंग। अगर लिस्ट कराने का मतलब होता है अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना, तो डी लिस्ट का मतलब क्या हुआ? अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर देना। दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस। लिस्ट कराना मतलब हमने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिखवा दिया, अब हमारे शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे बेचे जाएंगे। डी लिस्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर दिया गया। ओके, दैट इज व्हाट इज नोन एज डी लिस्टिंग। अगली बात समझिएगा। अच्छा, एक चीज तो आपको समझ में आ गई, डीलिस्टिंग के ऊपर बताइए सेबी के कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे? सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन, यानी जब हम अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं तो लिस्टिंग रेगुलेशन यानी एलओडीआर लगता है। जब हमारी शेयर्स डीलिस्ट हो जाते हैं यानी स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिए जाते हैं तो उसके ऊपर डीलिस्टिंग रेगुलेशन लगता है। अगली बात, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीलिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, मेरी कंपनी की सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन मेरी कंपनी लगातार सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस कर रही है। अब आपने कई बार पढ़ा होगा कि ऐसा लिखा होता है, अगर आपने सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाएगी। ट्रेडिंग सस्पेंड होने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन? सस्पेंशन इज फॉर टेम्पररी पीरियड। सस्पेंशन मतलब कुछ समय के लिए हमने सस्पेंड किया है, टर्मिनेशन मतलब हमेशा के लिए हटा दिया। जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो लगातार सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही है, तो सेबी ने कहा कि आपकी ट्रेडिंग टेम्पररली सस्पेंड की जा रही है, यानी कुछ समय के लिए आपके शेयर्स अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे बेचे नहीं जा सकते। सो सस्पेंशन इज ऑलवेज टेम्पररी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपकी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? परमानेंट रिमूवल ऑफ शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। यानी जब टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग रोक दी जाती है तो उसको सस्पेंशन कहा जाता है, और अगर परमानेंटली हम उस कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डीलिस्टिंग। सस्पेंशन बताइए कंपनी अपनी मर्जी से भी कर सकती है या सेबी के कहने से होगा? सेबी के कहने से, ठीक है। सब कुछ लिखा है, अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, ठीक है, सब लिखा हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे थे सस्पेंशन की एंड डीलिस्टिंग की। जब नॉन कंप्लायंसेस की वजह से किसी कंपनी की शेयर्स को या सिक्योरिटीज को टेम्पररली ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? सस्पेंशन। लेकिन जब किसी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? डीलिस्टिंग, ठीक है। परमानेंट रिमूवल इज डीलिस्टिंग, टेम्पररी रिमूवल इज सस्पेंशन।
तो अगर कहीं सेबी ने लिखा है कि इफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी आर नॉट बीइंग कंप्लाइड देन द सिक्योरिटीज विल बी सस्पेंडेड, इसका मतलब क्या हुआ? क्या उनको स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव किया जा रहा है? नो, उनको रिमूव नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के लिए उनको ट्रेडिंग करने की परमिशन नहीं दी जा रही। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी विल बी डीलिस्टेड, इसका मतलब नाउ परमानेंटली उनको स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया लिस्टिंग और डीलिस्टिंग। लिस्ट कराने का मतलब अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना, और डीलिस्टिंग का मतलब शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर देना। सेकेंड चीज हमने आपको बताई डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड डीलिस्टिंग। टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर शेयर्स की खरीद बेच पे रोक लगाई जाती है वो सस्पेंशन होता है, और परमानेंटली अगर स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? डीलिस्टिंग। नाउ डीलिस्टिंग दो तरह से हो सकती है, वॉलंटरली या कंपल्सरी। वॉलंटरी डीलिस्टिंग का मतलब क्या हुआ? कौन कर रहा है? कंपनी खुद। कंपनी खुद कह रही है कि अब हम अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव करना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट इज वॉलंटरी डीलिस्टेड। अच्छा, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर लेगी, नाउ इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी, अब वो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। अब वो कौन सी कंपनी हो गई? अनलिस्टेड। जब हमने अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट कराए तो हम लिस्टेड थे, अगर हमारी सिक्योरिटीज को वहां से रिमूव कर दिया गया तो हम क्या हो गए? डीलिस्टेड। नाउ टू थिंग्स, वॉलंटरी डीलिस्टिंग एंड कंपल्सरी डीलिस्टिंग। वॉलंटरी डीलिस्टिंग का मतलब कंपनी अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से हटा रही है। कंपल्सरी डीलिस्टिंग का मतलब क्या हुआ? किसके कहने पर? सेबी के कहने पर, स्टॉक एक्सचेंज के कहने पर, आपकी नॉन कंप्लायंसेस की वजह से आपको स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग एंड कंपल्सरी डीलिस्टिंग। अब बात करते हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग की। बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आज मेरी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है? आपकी नजरों में लिस्टेड कंपनी की ज्यादा वैल्यू है कि नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड? लिस्टेड कंपनी की। तो आज आपने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बहुत ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। आज आपने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने लेट से 500 रुपए का एक शेयर था और आपने 500 रुपए का शेयर खरीदा ये सोच के कि ये एक लिस्टेड कंपनी है और इस लिस्टेड कंपनी के शेयर हम खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? आपने 500 रुपए दे करके हमारी कंपनी का शेयर खरीद लिया और आप इस बात से सुकून में हैं कि यू आर हैविंग द शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। नाउ मेरी कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करा रहे हैं, ठीक है? यानी वॉलंटरली हमारी कंपनी ने सोचा हम अपने शेयर्स को रिमूव कर लेंगे। अल्टीमेटली जो शेयर आपके पास है, जो आपने लिस्टेड सोच के खरीदा था, वो अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अनलिस्टेड। आपको क्या लगता है शेयर होल्डर्स को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपने कहा भैया आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी थी इसीलिए तो हमने आपका शेयर खरीदा, इतना महंगा शेयर था, अगर हमको पता होता कि आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं रहेगी आगे जाके तो हम कभी आपकी कंपनी के शेयर्स ना खरीदते, ठीक है? तो हमने कहा ठीक है, आप नाराज ना होइए, आप एक काम करिए ना, आप अपने शेयर मार्केट में बेच दीजिए। अगर आप मेरी कंपनी के शेयर नहीं होल्ड करना चाहते हो, क्योंकि अब हम अपने आप को डीलिस्ट करा रहे हैं, अगर तुम मेरी कंपनी के शेयर नहीं होल्ड करना चाह रहे हो तो ठीक है, तुम मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में बेच दो। तो शेयर होल्डर ने कहा एक बात बताइए, आज अगर हम आपकी कंपनी के शेयर मार्केट में बेचेंगे तो वो कम वैल्यू के बिकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके डीलिस्टेड होने की खबर मार्केट में आ चुकी है। आपको सिचुएशन समझ आ रही है? कंपनी ने अनाउंस किया कि हम शेयर्स डीलिस्ट कर रहे हैं। अब वो बेचारा शेयर होल्डर की हालत सोचो। शेयर होल्डर कह रहा है हमें तो लिस्टेड कंपनी के ही शेयर चाहिए थे इसीलिए हमने आपके खरीदे, ठीक है? आज आप अपने आप को डीलिस्ट कर रहे हो तो मेरा शेयर लिस्टेड रहेगा ही नहीं। और अगर हम मार्केट में बेचने की सोचेंगे तो मार्केट में तो उस शेयर की वैल्यू गिर चुकी होगी क्योंकि आप अपना डीलिस्टिंग अनाउंस कर चुके हो। तो ना हम मार्केट में बेचने लायक रहे और ना हम आपकी कंपनी का शेयर होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज नाउ इट विल नो मोर बी अ लिस्टेड कंपनी। शेयर होल्डर्स के इस प्रॉब्लम को देखते हुए सेबी ने कहा जब कोई कंपनी अपने आप को वॉलंटरली डीलिस्ट करेगी तो उसको अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी छोड़ के जाने का मौका देना पड़ेगा। यानी कंपनी ये कहेगी ठीक है तुम मार्केट में अपने शेयर नहीं बेच सकते, तुम एक काम करो तुम अपने शेयर हमको बेच दो
और हम तुमको एक अच्छा प्राइस दे देंगे. सो आई एम गिविंग एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू माई शेयर होल्डर्स. अपॉर्चुनिटी क्यों है? तुम चाहो तो शेयर होल्ड करे रहो, लेकिन मेरी कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी. और अगर तुम बेचना चाहते हो तो तुम मार्केट में बेच दो, लेकिन मार्केट में तुम बेच नहीं पाओगे क्योंकि प्राइसेस कम है. तो ठीक है, हम ही तुमको एक ऑफर दे रहे हैं, हम ही तुमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम अपने शेयर हमको बेच दो एक अच्छे प्राइस पे. हम एक अच्छा प्राइस कोट करेंगे. ये कौन कह रहा है? कंपनी के प्रमोटर्स. कंपनी के प्रमोटर्स कह रहे हैं शेयर होल्डर्स से, ठीक है हम तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम अपने शेयर हमको बेच दो और तुम कंपनी छोड़ के चले जाओ. अब बताइए, ऐसा करने से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? यस. वो शेयर जो वो मार्केट में नहीं बेच पा रहे थे, अब उनका वो शेयर उनसे कौन खरीद ले रहा है? कंपनी के प्रमोटर्स. तो दिस इज द सिस्टम ऑफ डीलिस्टिंग. डीलिस्टिंग के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एग्जिट अपॉर्चुनिटी. एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब कंपनी छोड़ के जाने देने का मौका. यानी कि हम अपने शेयर होल्डर्स को ये मौका दे रहे हैं कि आप अपना शेयर हमको दे दीजिए, वापस कर दीजिए और आप कंपनी छोड़ के चले जाइए, या फिर आप कंपनी का शेयर अगर होल्ड करना चाहते हैं होल्ड करे रहिए, बट देन माय कंपनी विल नो मोर बी अ लिस्टेड कंपनी. समझ में आ गई बात? अब जरा अपने हिसाब से बताइए, मान लीजिए मेरी कंपनी के शेयर 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे, ठीक है, दोनों रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज थे और 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे. मेरी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को डीलिस्ट कराना चाह रही. तो सोच के बताओ, ऐसी सिचुएशन में कंपनी एग्जिट ऑफर देगी कि नहीं देगी? हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं. मेरी कंपनी के शेयर्स 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, दोनों रिकॉग्नाइज्ड हैं. हमने ये कहा हम एक स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, डीलिस्ट करा रहे हैं. दूसरे वाले में आई एम अभी भी लिस्टेड, हम अभी भी दूसरे में लिस्टेड हैं. अब बताइए, एग्जिट ऑफर देना मैंडेटरी होगा कि नहीं होगा? बताइए. हाँ, मान लो दोनों में लिस्टेड हैं. अब बताओ, शेयर है ना बेटा, मेरे शेयर दोनों में लिस्टेड है, मेरा एक इक्विटी शेयर दोनों में लिस्टेड है, ठीक है. यानी आपके पास लिस्टेड अगर शेयर है तो दैट इज लिस्टेड ऑन 2 स्टॉक एक्सचेंज. अगर एक शेयर एक स्टॉक एक्सचेंज से हम डीलिस्ट करा भी ले तो भी आपकी कंपनी क्या मानी जाएगी? लिस्टेड. अब बताओ, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. शेयर होल्डर्स ने कहा हमको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो. कंपनी के लिए क्यों दे एग्जिट अपॉर्चुनिटी? क्योंकि अभी भी मेरा स्टेटस लिस्टेड ही तो है, बस 2 स्टॉक एक्सचेंज की जगह नाउ आई एम लिस्टेड इन 1 स्टॉक एक्सचेंज. लेकिन इसी सिचुएशन में अगर हम आपसे कहें हम जितने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे उन सब से हम अपने आप को डीलिस्ट करा रहे हैं, यानी ऐसा करने के बाद मेरा स्टेटस लिस्टेड से अनलिस्टेड हो जाएगा. अब बताओ, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है कि नहीं? यस, नाउ एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज मैंडेटरी. तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया. सबसे पहली चीज, डीलिस्टिंग का मतलब क्या है? लिस्ट कराने का मतलब हम अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिखवा रहे हैं, उससे उनकी ट्रेडिंग इजी हो जाएगी. डीलिस्टिंग का मतलब हम अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर रहे हैं. डीलिस्टिंग और सस्पेंशन में हमने आपको क्या फर्क बताया? सस्पेंशन का मतलब कुछ समय के लिए, टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रेडिंग नहीं हो सकती, लेकिन डीलिस्टिंग का मतलब हमेशा के लिए, परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. 2 तरीके की डीलिस्टिंग कौन सी होती है? वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी. वॉलेंट्री डीलिस्टिंग का मतलब कंपनी खुद अपने सिक्योरिटीज रिमूव करना चाह रही है. कंपल्सरी डीलिस्टिंग मतलब सेबी के कहने पर हमारी नॉन कंप्लायंसेस की वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स को हटाया जा रहा है. वॉलेंट्री डीलिस्टिंग भी 2 तरह से हो सकती है. हम सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे हैं या हम किसी एक स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे हैं. अगर हम सबसे डीलिस्ट हो रहे हैं तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ किसी एक स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे हैं तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना जरूरी नहीं है. हाँ बेटा, डाउट? हाँ एग्जैक्टली. लिस्टेड का सिस्टम ही यही है भाई. हमने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करा लिया दोनों में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 500 शेयर्स हैं तो मेरे 500 शेयर दोनों में लिस्टेड है. कोई चाहे तो एक से खरीद ले, कोई चाहे तो दूसरे से खरीद ले. ठीक है, फाइन. समझ आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब इसको रीड करते हैं. और डीलिस्टिंग के ऊपर जो सेबी के रेगुलेशंस है उनका नाम क्या है? डीलिस्टिंग रेगुलेशन. ओके, लिस्टिंग मीन्स, सबसे पहले ये भी यही समझा रहे हैं लिस्टिंग का मतलब क्या है. लिस्टिंग मीन्स admission of a company's securities to the trading platform of a stock exchange
so as to provide, फायदा क्या होता है लिस्टिंग का? मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी. डीलिस्टिंग इज टोटली रिवर्स ऑफ लिस्टिंग. डीलिस्टिंग कह रहे हैं टोटली रिवर्स है लिस्टिंग का. डीलिस्टिंग डिनोट्स रिमूवल ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. जो हम स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स को रिमूव कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डीलिस्टिंग. डीलिस्टिंग, अगली लाइन बताइए क्या लिखा है? डीलिस्टिंग डिफर्स फ्रॉम सस्पेंशन और withdrawal of admission to dealings of listed security which is for a limited period. बताइए किसके किसके बीच में डिफरेंस बताया है? डीलिस्टिंग और सस्पेंशन. क्या फर्क है डीलिस्टिंग और सस्पेंशन में? डीलिस्टिंग इज फॉर अ permanent time and suspension is for a temporary period of time. Suspension of trading in security means that no trade can take place in the securities of the company suspended for a temporary period. जब temporary period of time के लिए हमारे शेयर सस्पेंड कर दिए हैं, उतने समय के लिए हमारे शेयर्स में कोई भी पर्सन ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा. ज्यादा सिवियर नेचर का क्या हुआ? डीलिस्टिंग की सस्पेंशन? डीलिस्टिंग. सस्पेंशन इज नॉट डन एट द इंस्टेंस ऑफ कंपनी. क्या कोई कंपनी खुद सस्पेंशन करेगी? नो. सस्पेंशन कौन कराएगा? सेबी. बट इट इज एन एक्शन टेकन बाय द स्टॉक एक्सचेंज अगेंस्ट द कंपनी जनरली फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग कंडीशंस एज स्टिपुलेटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. वंस द कंपनी मेक्स गुड द कंप्लायंस, जैसे ही कंपनी ने अपनी कंप्लायंस करना शुरू कर दी, क्या होगा? कह रहे हैं वंस द कंपनी मेक्स गुड द कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग, द स्टॉक एक्सचेंज विथड्रॉ द सस्पेंशन एंड परमिट्स ट्रेडिंग. स्टॉक एक्सचेंज में इम्पोज फाइन और फ्रीज प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग्स एज मे बी एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन विद डिपॉजिटरीज एट द इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस. तो अगर कोई कंपनी नॉन कंप्लायंस कर रही है तो कंपनी सेबी के कहने पर कुछ समय के लिए उसकी सिक्योरिटीज को ट्रेड करने से मना कर दिया जाएगा. दैट इज सस्पेंशन. ऑन द अदर हैंड, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मींस रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. देखिए डीलिस्टिंग में क्या हुआ? कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर दिया गया और अब वो कंपनी क्या हो गई? अनलिस्टेड. डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी डन. देखिए क्या लिखा है? डीलिस्टिंग किस तरह से हो सकता है? ईदर बाय द कंपनी वॉलंटरली और बाय द स्टॉक एक्सचेंज. या तो कंपनी के कहने पर या तो स्टॉक एक्सचेंज पे कहने पर कंपल्सरीली. Generally, stock exchange, in order to impose severe punishment on companies, compulsorily delist securities of any company as a last resort. तो जब स्टॉक एक्सचेंज को ऐसा लगता है कि कंपनी ने बहुत सारी नॉन कंप्लायंसेस करे हैं, तो एज अ पनिशमेंट मेजर स्टॉक एक्सचेंज क्या रूल निकालता है कि इस कंपनी के शेयर्स को क्या कर दिया जाए? डीलिस्ट. आई होप द बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. ओके. डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, फिर वही चीज लिखी है. डीलिस्टिंग दो तरीके की होगी. कौन कौन सी? वॉलंटरली एंड कंपल्सरी. इन केस ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग, अ लिस्टेड कंपनी सीक्स ऑफ इट्स ओन वोलिशन फॉर द डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. खुद की मर्जी से वो डीलिस्ट होना चाहती है तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग है. स्टॉक एक्सचेंज के कहने पर डीलिस्ट होना चाहती है तो कंपल्सरी डीलिस्टिंग. नीड ऑफ डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग कर्ब्स द सिक्योरिटीज ऑफ डीलिस्टेड कंपनी फ्रॉम बीइंग ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. डीलिस्ट होने से क्या होगा? अब उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो सकते. इट कैन बी डन, वही चीज रिपीटेड है, इट कैन बी डन ईदर ऑन वॉलंटरी डिसीजन और फोर्सिबली बाय सेबी. तो यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई. डीलिस्टिंग का मतलब समझ आ गया. डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड डीलिस्टिंग क्लियर हो गया. ओके. अब नेक्स्ट आइए, ये बैकग्राउंड लिखा है कब कब ये रेगुलेशंस आए. नेक्स्ट पेज पे आइए, देखिए एक टॉपिक लिखा होगा एजेंसीज इन्वॉल्व. मिला? ठीक है, ये मार्क कर लीजिए. कह रहे हैं इस डीलिस्टिंग के प्रोसेस में कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, देखिए पढ़िए जरा एक बार, रीड करिए अपने आप. एजेंसीज वाला समझ में आया क्या है? ये कह रहे हैं डीलिस्टिंग के पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी एजेंसीज या फिर इंटरमीडियरीज होंगे. इंटरमीडियरी समझिए, जो उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे. अभी आपने इसको रीड तो किया है लेकिन कुछ कुछ चीजें ही समझ में आ रही होंगी. जब हम लोग इसका पूरा प्रोसेस रीड कर लेंगे
तब आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी इन्होंने लिखा है एग्जिट प्राइस, तो थोड़ा थोड़ा शायद आपको समझ में आया हो, एग्जिट प्राइस किस चीज का प्राइस हुआ, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का प्राइस, यानी किस प्राइस पे कंपनी वो शेयर खरीदेगी अपने शेयर होल्डर से, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक दोबारा वापस आएंगे जब हम लोग इसका पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट आइए, देखिए ये चार्ट भी समझ में आ जाएगा। एप्लीकेबिलिटी में तो पहले लिखा है दीज रेगुलेशंस शैल बी एप्लीकेबल टू डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। देखिए डीलिस्टिंग दो तरह से हो सकती है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग एंड कंपल्सरी डीलिस्टिंग। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज। अब बताइए अगर सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे हैं तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? यस, दी जाएगी। अगर कॉन्सेप्चुअली आपको मतलब समझ में आया है तो आपको बिना याद करे लॉजिकली समझ में आ जाएगा। अगर सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट किया जा रहा है तो वो कंपनी अब लिस्टेड नहीं रह जाएगी, वो कंपनी अब क्या हो जाएगी, अनलिस्टेड। देखा जाए इस सिचुएशन से शेयर होल्डर्स को दिक्कत होगी, इसलिए शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप चाहे तो एक बेटर प्राइस पे अपने शेयर हमको बेच के आप कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन सेकेंड सिचुएशन क्या है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम few exchange but remains listed on at least one stock exchange। मतलब कम से कम किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी अभी भी लिस्टेड है। अब बताइए अगर बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंज से वो डीलिस्ट हो भी जाती है तो भी उसका स्टेटस क्या रहेगा, लिस्टेड, क्योंकि इट इज लिस्टेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे सिचुएशन में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं होगी। और तीसरी कैटेगरी होती है स्मॉल कंपनीज की, वेदर लिस्टेड एट एनी स्टॉक एक्सचेंज। यहां लिखा है नो बिडिंग बट एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज देयर। ये अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे स्मॉल कंपनी के केस में क्या होता है, बिडिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं बिडिंग की जरूरत नहीं है लेकिन एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। जबकि अगर हम लोग देखें कंपल्सरी डीलिस्टिंग, तो कंपल्सरी डीलिस्टिंग में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। कंपल्सरी डीलिस्टिंग तो फोर्सफुली है, कौन करवा रहा है, सेबी। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब डीलिस्टिंग रेगुलेशन कब कब एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब अब हम लोग वो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जब कंपनी को डीलिस्ट तो किया जा रहा है लेकिन उनके ऊपर सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जहां लिखा है दीज रेगुलेशन वहां लिख लो सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशंस। ये वो सिचुएशंस हैं जहां सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। 3 पॉइंट्स हैं, मार्किंग कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट पढ़े, ओके। फर्स्ट, सिक्योरिटीज लिस्टेड विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये जनरली होता है एसएमईज के केस में, यानी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं जिसको एक अलग ही नाम दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वो शेयर्स, वो सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हैं, उनको डीलिस्ट कराना है अगर, तो वहां पर सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, वहां पर उनके लिए सेपरेट रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड होंगे। ओके, जनरली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, जैसे हमने आपको बताया था एक एसएमई एक्सचेंज होता है, एसएमई एक्सचेंज में किसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बिल्कुल उसी तरह एसएमईज के लिए ही लिस्टिंग का एक मेथड होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कुछ सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं और अगर हम उनको डीलिस्ट कराना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर सेबी की डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट, अंडर अ स्कीम सैंक्शनड बाय बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको बाइफर कहते थे। पहले के टाइम पे सिक कंपनीज हुआ करती थी, सुना है आपने बाइफर? पहले के टाइम पे क्या होता था, सिक कंपनीज होती थी। सिक कंपनी कैसी कंपनी हुई बताइए, जो बंद होने वाली है, लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। सिक कंपनीज वो कंपनीज होती थी जो लॉसेस में जाती थी, बंद होने वाली थी, होती थी, लेकिन उनको रिवाइव करने का काम करता था बाइफर।
बाइफर एक बोर्ड होता था जो ये कोशिश करता था कि हर वो कंपनी जो लॉस मेकिंग है, बंद होने वाली है, हम उसको रिवाइव करके फिर से चला दें। अब सिक कंपनी और बाइफर खत्म हो गया है बिकॉज ये सब कुछ अब आईबीसी के अंडर आ गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, और वहां पर रिवाइव करने का काम करता है एनसीएलटी। ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है जिससे कंपनी को रिजॉल्व किया जाता है। तो ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए किसी कंपनी को डीलिस्ट कराया जा रहा है, अब सिचुएशन समझिएगा, मान लीजिए एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, वो लिस्टेड कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही है, बहुत ज्यादा नेटवर्थ उसकी डाउन हो रही है और वो कंपनी बंद होने की कगार पर है। नाउ एनसीएलटी ने या बाइफर ने सोचा कि अगर इस कंपनी को बचाना है तो एक ही तरीका है कि इसको डीलिस्ट कर दिया जाए। यानी अब उस कंपनी को डीलिस्ट किया जा रहा है किसके कहने पर, बाइफर के कहने पर या एनसीएलटी के कहने पर। ठीक है, क्योंकि उनके कहने पर डीलिस्ट किया जा रहा है तो उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, सेबी की डीलिस्टिंग रेगुलेशन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए, वो कंपनी तो खुद ही लॉसेस में जा रही है, उसको रिवाइव करने के लिए अगर डीलिस्ट कर रहे हैं और सेबी के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, डीलिस्टिंग रेगुलेशन उसके ऊपर लगा देंगे, तो आपको नहीं लग रहा उस कंपनी के साथ ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन में उसको सेबी की डीलिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डीलिस्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन वही अथॉरिटी बनाएगी जो अथॉरिटी उसको रिवाइव कर रही है। बताइए फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट पॉइंट क्या था, पहले तो बताइए किस चीज के पॉइंट्स हैं? ये नॉन एप्लीकेबिलिटी है। किस चीज की नॉन एप्लीकेबिलिटी? डीलिस्टिंग रेगुलेशन। यानी कौन कौन सी सिचुएशन में सेबी की डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगी? फर्स्ट, वो सिक्योरिटीज जो कहां लिस्टेड है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। सेकंड क्या है? वो कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट किया गया है, किसने? बाइफर ने या फिर एनसीएलटी ने। अगर किसी कंपनी को रिवाइव करने के लिए उसको डीलिस्ट किया जा रहा है तो उसके ऊपर सेबी की डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देखिए लिखा है अंडर अ स्कीम सैंक्शन्ड बाय बाइफर अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इफ द स्कीम लेज डाउन, कह रहे हैं उसी स्कीम में डीलिस्टिंग के प्रोसीजर अलग से प्रिस्क्राइब्ड है और प्रोवाइड्स एन एग्जिट ऑप्शन टू एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर। यानी एनसीएलटी या बाइफर जो रिवाइवल का प्लान लेके आई है, उस प्लान में भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मेंशन होना चाहिए, जैसे कि सेबी रेगुलेशन में है। तो ये कह रहे हैं जो उसको रिवाइव कर रहा है, अगर वो खुद अपना प्रोसीजर लगा रहा है तो उसका प्रोसीजर लगेगा, सेबी का डीलिस्टिंग प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी डाउट? ठीक है। थर्ड, टू एनी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, बताओ थर्ड वाला सेम ही है, जो सेकंड है वही थर्ड है, बस सेकंड वाले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या बाइफर की बात कही है, थर्ड वाले में सेम चीज किसकी बोल दी? आईबीसी। कह रहे हैं अगर किसी कंपनी का रिवाइवल हो रहा है आईबीसी के अंडर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर, रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू, और उसने अपने खुद के प्रोसीजर स्पेसिफाई करे हैं और वो खुद एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, तो भी उसके ऊपर सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक तो देखो क्वेश्चन इजी बन सकता है दैट व्हाट आर द वेरियस सिचुएशन व्हेन डीलिस्टिंग रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा वो एक नॉर्मल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे। एबीसी लिमिटेड वाज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, वो लिस्टेड कंपनी थी लेकिन ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस लॉसेस द कंपनी वाज गोइंग फॉर इंसॉल्वेंसी। तो कंपनी का एक रेजोल्यूशन प्लान ड्राफ्ट किया जा रहा था अंडर आईबीसी। In the meanwhile, in the resolution plan, it was decided that the better option would be to delist the company from the stock exchange. अब एक कंटेंशन रेज किया गया कि जब कंपनी अपने शेयर्स को डीलिस्ट कर रही थी तो उन्होंने सेबी के डीलिस्टिंग प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। अब बताइए कोई नॉन कंप्लायंस हुई है कि नहीं हुई है? अगर कंपनी ने डीलिस्टिंग रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो नॉन कंप्लायंस हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अगर रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू डीलिस्टिंग हो रहा है, उनका खुद का प्रोसीजर है, तो सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एनी डाउट? 3 पॉइंट्स हो गए नॉन एप्लीकेबिलिटी के। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है तो इसी तरह क्वेश्चन भी हो सकता है, द शेयर्स ऑफ द कंपनी वर लिस्टेड ऑन द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब वो कंपनी अपने आप को डीलिस्ट कराना चाहती है, वेदर द प्रोविजंस ऑफ सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशंस विल बी एप्लीकेबल? नो। एंड सिमिलरली सेकंड, बाइफर या एनसीएलटी के कहने पर डीलिस्ट हो रही है, या थर्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बैंक्रप्सी के अंडर अगर रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू वो डीलिस्ट हो रही है
तो भी सेबी के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक में देखिए। नेक्स्ट इज circumstances where delisting is not permissible। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। What is the difference between non-applicability and circumstances where delisting is not permissible? Non-applicability का मतलब उन सिचुएशन में सेबी के delisting provisions नहीं लग रहे थे। यहां पे कह रहे हैं इन circumstances पे delisting करना ही अलाउड नहीं है, प्रोविजन तो दूर की बात है, इन सारी सिचुएशन में कंपनी अपने आप को डीलिस्ट नहीं करा सकती। फर्स्ट, ये पॉइंट शायद आपने बायबैक में भी पढ़ा होगा, पर्सुएंट टू बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी। जब आपने बायबैक पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा होगा कि बायबैक डीलिस्टिंग के लिए नहीं होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को याद आया बस कि हाँ ऐसा पॉइंट था। बायबैक में भी यही पॉइंट था कि बायबैक शुड नॉट बी डन सो एज टू डीलिस्ट द कंपनी, और यहां पर भी वही पॉइंट है कि डीलिस्टिंग का रीजन बायबैक नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने अपने शेयर्स को बायबैक करो और उसके बाद अपनी कंपनी को डीलिस्ट कर लिया। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रोहिबिशन। सेकंड, पर्सुएंट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मेड बाय द कंपनी। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लोगों को जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। अगेन, कोई भी कंपनी अगर जिसने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है उसके बाद वो डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। थर्ड बताओ क्या है? अनलेस अ पीरियड ऑफ 3 years हैज elapsed since the listing of that class of equity share। मतलब उसको लिस्टेड हुए कितने साल हो चुके होने चाहिए? 3 साल। तो ऐसा ना हो कि आज अपने आप को लिस्ट कराया, 2 महीने बाद आप डीलिस्टिंग के लिए पहुंच गए। तो ये कह रहे हैं अनलेस अ पीरियड ऑफ 3 years हैज elapsed। तो आज अगर आप अपने आप को लिस्ट करा रहे हो तो 3 साल तक आप अपने आप को वॉलंटरली डीलिस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, फाइन। फोर्थ, अब जरा फोर्थ समझना, बल्कि फोर्थ एंड फिफ्थ अंडरस्टैंड। मान लीजिए एक कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे। बोले हम स्टार्ट करें। मान लीजिए कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे। व्हाट डू वी मीन बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। नाउ हमने आज आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे और आपसे ये कहा आपके ये डिबेंचर जब इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तो जिस कैटेगरी ऑफ इक्विटी में वो कन्वर्ट होंगे वो कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं। तो आपने आज हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर क्यों लिए? क्योंकि एक दिन वो कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो शेयर लिस्टेड है। अब मान लीजिए आज आपके पास डिबेंचर है और 1 साल बाद मान लो वो शेयर में कन्वर्ट होना था। हमने आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर दिया और इसके बाद हमने ये कहा अब हम अपने इन शेयर्स को या हम अपनी कंपनी को डीलिस्ट करा ले रहे हैं, या जिस कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स में आपका डिबेंचर कन्वर्ट होने वाला है उसको हम डीलिस्ट करा ले रहे हैं। बताइए ऐसा करने से जिनके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है उनके साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने तो कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या सोच के लिया था कि जब ये शेयर में कन्वर्ट होगा तो लिस्टेड कंपनी का शेयर होगा हमारे पास। आज आपने उनको कन्वर्टेबल डिबेंचर दे दिया और पीछे से आपने कहा कि अब हम अपनी कंपनी को डीलिस्ट कर ले रहे। तो अल्टीमेटली जब उनका कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होगा तो दे विल नॉट बी गेटिंग द शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी। तो ये कह रहे हैं अगर आपने कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करे हुए हैं तो जिस कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट होने वाले हैं उनका डीलिस्ट आप नहीं कर सकते। लॉजिकली समझ में आया मतलब क्या हुआ? देखो क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट्स विच आर convertible into same class of equity shares that are sought to be delisted are outstanding। यानी जिस कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम उसको करना चाहते हैं अगर उनको डीलिस्टिंग करना है, यानी जिन कैटेगरी में आपका डिबेंचर कन्वर्ट होगा उन कैटेगरी ऑफ शेयर्स की डीलिस्टिंग नहीं की जा सकती एंड डीलिस्टिंग ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। ठीक है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को डीलिस्ट नहीं किया जा सकता या जिस कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स में डीलिस्ट होने। अब इसका एक और तरीका समझिए, मान लीजिए हमने आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिए और हमने ये कहा कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू। फोर्थ वाला डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिए और ये डिबेंचर ए कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है,
ए कैटेगरी के कुछ शेयर्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं जिनका डीलिस्टिंग किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम उनका डीलिस्टिंग नहीं करेंगे। जो ये डिबेंचर कन्वर्ट होके नए शेयर क्रिएट करेंगे हम उनको डीलिस्ट कर देंगे। इसका मतलब समझे, कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला कह रहा है हमको जो शेयर मिलने वाला है आप वही डीलिस्ट करने वाले हो, जबकि इसी कैटेगरी के और इक्विटी शेयर भी पेंडिंग है। अगर आप डीलिस्ट करना चाहते हो तो आप उसको डीलिस्ट कर दीजिए। आप कौन से शेयर डीलिस्ट करना चाह रहे हो? जो हमको मिलने वाले हैं। ये नहीं हो सकता। देखो लिखा है इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर दैट आर सॉट टू बी डीलिस्टेड आर आउटस्टैंडिंग। अभी वो बचे हुए हैं, आप अगर डीलिस्ट करना चाहते हो तो आप उनको डीलिस्ट करिए, लेकिन आप कह रहे हो जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हम उनको डीलिस्ट नहीं करेंगे, आपका डिबेंचर कन्वर्ट होके जिस शेयर में होगा हम उसको डीलिस्ट करेंगे। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या वो शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है उनकी डीलिस्टिंग अलाउड नहीं होगी। ये सर्कमस्टांसेस हैं। और जो पहले 3 पॉइंट्स पढ़े थे वो क्या थी? नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी किस चीज की? डीलिस्टिंग की, डीलिस्टिंग रेगुलेशन की। और ये सर्कमस्टांसेस हैं, इन सर्कमस्टांसेस पे डीलिस्टिंग अलाउड नहीं होगी। ओके? हाँ बेटा। हाँ, उससे डिफरेंशिएशन ये होगा कि आज आपके पास 50 शेयर्स हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटीज फंजिबल फॉर्म में होते हैं तो पता कैसे चलेगा? आज कंपनी के पास 50 शेयर्स हैं, जब ये डिबेंचर कन्वर्ट होके शेयर बनेंगे तो नए 50 क्रिएट हो जाएंगे ना। तो वो कह रहे हैं वो जो नए 50 क्रिएट होंगे हम उनको डीलिस्ट कर देंगे। तो शेयर होल्डर कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग 50 बचे हुए हैं आप उनको डीलिस्ट कराइए, लेकिन अगर हमें आपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी दिया था ये कह के कि ये शेयर में कन्वर्ट होगा, यू कैन नॉट डीलिस्ट दोस। ठीक है? क्योंकि ये दिए ही इस शर्त पे गए थे कि जब आपका डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होगा दैट शेयर विल बी अ लिस्टेड शेयर। ओके, फाइन। नेक्स्ट कह रहे हैं नो प्रमोटर शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय द फंड्स ऑफ द कंपनी। ये बताओ, जैसे हमने कहा एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो किससे कौन शेयर खरीदेगा? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एक डिफरेंस। अगर कंपनी कह रही है हम अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम अपना शेयर हमको दे के चले जाओ, तो शेयर होल्डर से शेयर खरीद कौन रहा है? कंपनी की प्रमोटर। अगर आप कह रहे हैं कंपनी, तो वो बायबैक नहीं हो गया? तो फिर कंपनी नहीं खरीद रही, प्रमोटर खरीद रहा है। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर से कह रही है भैया हम कंपनी डीलिस्ट करने जा रहे हैं, तुम लोग अपने शेयर हमको बेच दो, तो अगर शेयर होल्डर्स अपने शेयर कंपनी को बेच रहे हैं तो वो तो बायबैक हो गया ना। वो बायबैक थोड़ी ना करा जा रहा है यहाँ पर। और अगर बायबैक होता है तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। यहाँ कम कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कौन खरीद रहा है? प्रमोटर। कंपनी नहीं खरीद रही। आई होप यू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड प्रमोटर। कंपनी के प्रमोटर्स खरीद रहे हैं। अच्छा, अब जो लाइन हम बोलेंगे बताना। डीलिस्टिंग के एग्जिट ऑफर के बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी और प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी, जबकि कंपनी के टोटल कैपिटल में फर्क नहीं आएगा। बताइए, डिफरेंस समझ में आया बायबैक में और डीलिस्टिंग में? अगर कंपनी खुद खरीद रही होती तो बायबैक होता तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते। यहां पर कंपनी नहीं खरीद रही, प्रमोटर खरीद रहे हैं। प्रमोटर ने ऑफर दिया है शेयर होल्डर को कि तुम लोग अपना शेयर हमको बेच दो। वैसे अगर पर्दे के पीछे देखा जाए तो प्रमोटर और कंपनी सब सेम, लेकिन हम लोग तो लीगल बात करेंगे ना। प्रमोटर वो है जो कंपनी के मैक्सिमम शेयर लिए हैं या जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, राइट? प्रमोटर ने ये ऑफर दिया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि तुम लोग अपने शेयर हमें बेच दो। ऐसा करने के बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, जबकि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं नो प्रमोटर। अब अगर प्रमोटर खरीद रहा है तो प्रमोटर अपना खुद का पैसा लगाएगा कि कंपनी का पैसा लगाएगा? खुद का। नो प्रमोटर शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय द फंड्स ऑफ द कंपनी टू फाइनेंस द एग्जिट अपॉर्चुनिटी। अब बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नो प्रमोटर शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय द फंड्स ऑफ द कंपनी टू फाइनेंस एग्जिट अपॉर्चुनिटी, मतलब कंपनी का फंड्स यूज करके आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। और जरा सोचिए लॉजिकली, प्रमोटर कह रहा है, ध्यान से समझना,
प्रमोटर कह रहा है तुम लोग अपने शेयर हमको दे दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। प्रमोटर पैसा दे रहा है कंपनी के पास से, कंपनी में पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। सोच के देखिए टेक्निकली क्या हुआ। प्रमोटर कह रहे हैं शेयर होल्डर से तुम लोग अपना शेयर हमको दे दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। कहां से पैसा दे देंगे? कंपनी के फंड से। कंपनी का फंड किसका है? शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर से शेयर लेके पैसा भी उसी का ही जा रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रमोटर को वो फंड्स कहां से देने हैं? अपने पास से। इस पर्पस के लिए प्रमोटर कंपनी के फंड्स को यूज नहीं कर सकता। या तो लॉजिकली ये चैप्टर समझ आएगा या तो बाउंस जाएगा। वैसे ऐसा कुछ था नहीं अभी तक कि बाउंस चला जाए। लॉजिकली आएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा चैप्टर में। अगर लॉजिकली नहीं आएगा, 1-2 मिनट के लिए भी अगर आप इधर उधर घूमने गए तो अपनी रिस्क पे जाना, क्योंकि जब लौट के आओगे तो हम लोग कहीं और जा चुके होंगे, हम लोग मिलेंगे नहीं आपको यहाँ। हाँ ये फैक्ट है। पहले आप हमारे साथ चल रहे थे, फिर बीच में आप इधर उधर चले जाते, फिर जब आप लौट के आएंगे तो खाली क्लास मिली, कोई होगा नहीं यहाँ पे, हम लोग आगे बढ़ चुके होंगे, फिर आपके लिए हम लोग को ढूंढना मुश्किल होगा। आई होप ये समझ में आ गया हमने क्या बोला। किसी में डाउट हो गया, ये क्या समझाने लगे बीच में? सो प्लीज बी टुगेदर। अगला देखो लिखा है, अ प्रमोटर और एन एक्वायरर shall not propose delisting if any entity belonging to the promoter or promoter group who has sold equity shares of the company during a period of 6 months prior to the date of board meeting in which delisting proposal was approved. Let me see कौन बता पाता है और इसका impact क्या है। हमको अच्छा बस इतना बता दो, इस पॉइंट पे प्रमोटर क्या करने की कोशिश कर रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग। एब्सोल्युटली वेरी गुड। अगर आप ये समझ गए इसका मतलब आप कैपिटल मार्केट की उच्च कोटि पे पहुंच गए। इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रमोटर ने क्या किया आपको समझ में आया? प्रमोटर को पता था जैसे ही डीलिस्टिंग की बात मार्केट में आएगी कंपनी के शेयर्स क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, तो उसने पहले ही बेच दिए। प्रमोटर ने अपने शेयर पहले ही बेच दिए और उसके बाद बोर्ड मीटिंग में कहा कि चलो डीलिस्टिंग करते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो देखो लिखा है, प्रमोटर और एन एक्वायरर शैल नॉट प्रपोज डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर if any entity belonging to the promoter or promoter group has sold equity shares of the company during a period of 6 months prior to the board meeting। यानी जिस बोर्ड मीटिंग में डीलिस्टिंग डिसाइड हुआ उसके पिछले 6 महीनों में अगर प्रमोटर ने कंपनी के शेयर्स बेचे हैं तो वो डीलिस्टिंग प्रपोज नहीं कर सकता, बिकॉज दैट विल देन अमाउंट टू इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके फाइन। और लास्ट पॉइंट है, no acquirer or promoter group or their related entity shall। कह रहे हैं ये जो आप पूरा कर रहे हैं डीलिस्टिंग का, एग्जिट अपॉर्चुनिटी का, ये किसी भी तरह से किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए ना किया गया हो। तो तीनों पॉइंट्स लगभग सेम है। employ any device to defraud any shareholder, engage in any transaction that operates as a fraud, engage in any act or practice that is fraudulent in connection with such delisting। यानी प्रमोटर इस पूरे डीलिस्टिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड हो या उनसे फ्रॉड करने के लिए डीलिस्टिंग की जा रही हो। इन सर्कमस्टांसेस पे डीलिस्टिंग अलाउड नहीं होगी। क्लियर? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? चलें आगे। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलिए अब देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वॉलंटरी डीलिस्टिंग। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में भी 3 ऑप्शंस थे। वैसे फर्स्ट 2 ऑप्शन अगर स्मॉल कंपनी वाला हटा दे तो फर्स्ट 2 ऑप्शन बताइए क्या थे। पहला तरीका क्या था? अगर हम लोग सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करा रहे हैं तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी है, और अगर हम डीलिस्ट हो रहे हैं लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में स्टिल लिस्टेड है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी नहीं है। इन वॉलंटरी डीलिस्टिंग द प्रमोटर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी डिसाइड ऑन देयर ओन to permanently remove its securities from the stock exchange। देखो एक पैराग्राफ छोड़ के लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑप्शन। कह रहे 2 ऑप्शन है वॉलंटरी एंड कंपल्सरी। दोनों ऑप्शन में सबसे बड़ा फर्क किस चीज का है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग हो रही है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी होगा,
और अगर सबसे नहीं हो रही है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 रीड करिए अपने आप। I hope no doubt that is exactly the same thing. चलिए आगे। अब देखिए यहां से प्रोसीजर स्टार्ट है। डिफरेंट मोड्स ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग में सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप ये प्रोसीजर देखेंगे तो टर्न करते जाइए, 2 3 4 5 पन्नों तक प्रोसीजर ही चल रहा है। दिखा? वापस आ जाओ। अब करना क्या है बहुत ध्यान से समझिए। अगर प्रोसीजर पूछते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग, तो इंपॉर्टेंटली हेडिंग्स जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडिंग्स हम लोग कर लेंगे और अगर किसी पैराग्राफ में जरूरी होगा तो हम लोग उसके अंदर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अदरवाइज बहुत डिटेल में मत करना, क्योंकि अगर आप ये प्रोसीजर लिखने बैठेंगे फिर 3 घंटे में शायद आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग चलेंगे, मार्किंग करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो रही है सारे स्टॉक एक्सचेंज से, तो हमको बस इतना बता दो इस पूरे प्रोसीजर में एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं होगी? होगी, इसीलिए ये प्रोसीजर लंबा होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जब आप अपने एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं। नाम से समझ में आ रहा है, सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई डीलिस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, अभी हम रीड कर रहे हैं, अगर आपको इसके अंदर कोई लाइन समझ आए तो ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में आंसर लिखने के लिए यू कैन जस्ट राइट द हेडिंग। ओके ओके, द प्रपोज्ड डीलिस्टिंग शैल बी अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन द मीटिंग। सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, सीक्वेंस मिलता जाएगा आपको। सेकेंड स्टेप है इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। बोर्ड मीटिंग में जो भी डिसाइड होता है तुरंत किसको इन्फॉर्म किया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज। अगेन बताओ क्यों, तुरंत क्यों? इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए। ठीक है, बल्कि अगर आपको याद हो तो हम लोग ने सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस में भी देखा था कि कई बार जहां पर आप कंप्लायंसेस पढ़ रहे थे 5 दिन 11 दिन 2 दिन, याद आया? वहां पे हमने देखा था जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग में कुछ डिसाइड होगा इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का जो भी डिसीजन था वो इमीडिएटली किसको बता दिया जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज को। इसके बाद थर्ड पॉइंट, किसकी अप्रूवल लेंगे? शेयर होल्डर्स की। स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट। अब नाम से समझ में आ गया, कह रहे हैं शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली जाएगी और कौन से मेथड के थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू। The prior approval of shareholders is taken by special resolution to be passed through postal ballot, disclosing all the material facts in the explanatory statement. Note को important mark करो, the special resolution shall be acted upon only if votes cast by public shareholder in favor of proposal amount to at least 2 times the number of votes cast by public shareholders against it. ये देखिए बड़ी अलग से चीज लिखी है, कह रहे पब्लिक शेयर होल्डर्स के फेवर वाले वोट शुड बी ट्वाइस द वोट्स अगेंस्ट इट। इंपॉर्टेंट बात यहां शेयर होल्डर नहीं है, पब्लिक शेयर होल्डर। मतलब ध्यान से समझिए, अगर हम बात करते हैं एक कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स की, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मली तो रेजोल्यूशन में हम लोग यही कहते हैं ना, वोट्स कास्ट इन फेवर बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में कुछ प्रमोटर शेयर होल्डर भी तो होंगे और कुछ पब्लिक शेयर होल्डर होंगे। प्रमोटर शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ? वो प्रमोटर्स जो कंपनी के शेयर लिए, और पब्लिक शेयर होल्डर का मतलब जो शेयर्स पब्लिक के पास है। प्रमोटर तो चाह ही रहे हैं डीलिस्टिंग, वॉलंटरी डीलिस्टिंग है, तो प्रमोटर शेयर होल्डर की वोटिंग कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं।
आर यू अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली? प्रमोटर्स तो चाह ही रहे हैं कि भैया डीलिस्टिंग हो जाए, और कहीं सोच के देखिए अगर प्रमोटर के पास परसेंटेज शेयर होल्डिंग ज्यादा हुई तो फिर तो उन्हीं के फेवर में डिसीजन जाएगा। तो कह रहे हैं यहां पर हम लोग सिर्फ किसके वोट्स देखेंगे? पब्लिक शेयर होल्डर के। नाउ द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। मान लीजिए पब्लिक शेयर होल्डर्स में से 5 लोगों ने मना किया, ठीक है, और 15 लोगों ने हाँ किया, तो बताओ रेजोल्यूशन पास्ड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों? अगेंस्ट वाले 5 थे, उसका टॉइस कितना हुआ? 10, और फेवर वाले कितने हैं? 15। तो 2 बातें थी यहां पर। सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन देख के मत खुश हो जाया करिए कि अच्छा 3/4। यहां पर एक अलग मेजॉरिटी है। सबसे पहले तो हम सारे शेयर होल्डर को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डर को कंसिडर करेंगे। कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि प्रमोटर तो हाँ बोलेंगे, बायस्ड हो जाएंगे वो। सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे हैं? पब्लिक शेयर होल्डर को। पब्लिक शेयर होल्डर्स में भी वोटिंग कितना परसेंट ले रहे हैं? वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी ट्वाइस द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। क्लियर? ओके। तो बोर्ड मीटिंग हो गई, फिर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन हम लोग ने पास कर लिया। फिर देखो किसके पास गए हम लोग ने अप्रूवल के लिए? स्टॉक एक्सचेंज। अब हम स्टॉक एक्सचेंज के पास अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रहे हैं। 2 पॉइंट्स हैं अप्रूवल के, एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रहे हैं और एक फाइनल एप्लीकेशन दे रहे हैं डीलिस्टिंग की। सबसे पहले हम एप्लीकेशन देंगे स्टॉक एक्सचेंज को कि आप हमें अप्रूवल दे दीजिए डीलिस्टिंग की, ठीक है। और उसके बाद जब वो हमें अप्रूवल दे देंगे तो हम एक फाइनल एप्लीकेशन दे देंगे स्टॉक एक्सचेंज को कि अब हमें आप डीलिस्ट कर दीजिए। दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझो। शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन हो गया, उसके बाद हमने स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ली। अप्रूवल क्यों ली जाती है? मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत डिफॉल्टर कंपनी है, ठीक है। डिफॉल्टर कंपनी का मतलब उसने बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस करे हैं, बहुत सारा पैसा बचा है, सब कुछ है। वो स्टॉक एक्सचेंज के पास गई, उसने कहा भैया हम डीलिस्ट होना चाहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया, उन्होंने कहा अभी हम तुमको डीलिस्ट नहीं करने देंगे, पहले अपने कंप्लायंसेस पूरे करो, ठीक है। तो पहली चीज हम स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए, और अगर उन्होंने हमको अप्रूवल ग्रांट कर दी तो हम उनको फाइनल एप्लीकेशन देंगे कि प्लीज हमको डीलिस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 4th हो गया एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एंड 5th हो गया फाइनल एप्लीकेशन फॉर डीलिस्टिंग टू द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज। 6th पॉइंट देखिए क्या है? ड्यू डिलिजेंस बाय मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज। एक इंटरमीडियरी को अपॉइंट किया जाएगा ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है चेकिंग प्रोसीजर। वो पूरा ये देखेगा कि सारे रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट वगैरह कंप्लाइड है कि नहीं है। यही रोल एक वहां लिखा था। आपको याद है जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक टॉपिक आया था रोल ऑफ एजेंसीज, जहां पर मर्चेंट बैंकर था। तो इसीलिए हम आपको बता रहे थे जब ये प्रोसीजर आप पढ़ लेंगे तो आपको वो टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। कह रहे हैं जब हमने अप्रूवल ले ली, जब हमने फाइनल एप्लीकेशन दे दी, अब मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करा जाएगा और मर्चेंट बैंकर ये देखेगा कि सारे रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह कंप्लाइड हैं कि नहीं है, ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। वहां कौन सा पॉइंट हो गया था? 6 ना? 7th है इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय द स्टॉक एक्सचेंज। अब फाइनली स्टॉक एक्सचेंज ने हमको डीलिस्ट करने की अप्रूवल दे दी। हमने पहले एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन के बाद मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुआ, मर्चेंट बैंकर ने पूरा प्रोसेस चेक किया, सब कुछ कंप्लायंस चेक की, और अगर सब कुछ सही है तो हमको डीलिस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। अभी तक क्या नहीं हुआ है बताइए? एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो तब देंगे ना जब डीलिस्टिंग कंफर्म हो जाए। मान लीजिए हमने स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया, स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया कि हम आपको डीलिस्टिंग की परमिशन नहीं दे रहे, क्या तब भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? नो, एग्जिट अपॉर्चुनिटी तब दी जाएगी जब डीलिस्टिंग कंफर्म हो जाए। तो देखिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द बाय द स्टॉक एक्सचेंज, और ये पॉइंट 8th मत लिखना, जो अगली हेडिंग है वो 8th ना लिखना, पढ़ के देखो क्या है ये कह रहे हैं while considering an application the recognized stock exchange shall satisfy itself on following grounds। यानी इन ग्राउंड्स को चेक करेगा स्टॉक एक्सचेंज, और अगर ये सब सही होगा तब स्टॉक एक्सचेंज अपनी अप्रूवल ग्रांट करेगा। सो दिस इज नॉट द 8th पॉइंट, ये 7th के ही अंदर का मैटर है। पढ़िए जरा पॉइंट्स। जो फर्स्ट लिखा है ना क्लॉज बी सब रेगुलेशन 1, इसको लिख लो पासिंग ऑफ
SR, वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज ये चेक करेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकंड क्या चेक कर रहा है, इन्वेस्टर की ग्रीवियंसेस मीट हो गई हैं कि नहीं। थर्ड वाला देखो, इसको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है, हमारी फीस वीस पूरी कोई कुछ पेंडिंग तो नहीं है। फीस वीस पेंडिंग होगी तो लिस्टिंग डी लिस्टिंग की परमिशन नहीं देगा। डी पॉइंट पढ़िए, compliance with any condition of SEBI LODR with that recognized stock exchange having a material bearing on interest of equity shareholder। कहीं उस कंपनी ने बहुत सारी नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं करी हुई हैं। अगर नॉन कंप्लायंसेस करी हुई हैं तो डीलिस्ट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। हमको बताइए, हम लोग प्रोसीजर कंपल्सरी डीलिस्टिंग का पढ़ रहे हैं कि वॉलंटरी का? वॉलंटरी का। वॉलंटरी वाले में कौन सा पढ़ रहे हैं? फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, यानी कि डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ई वाला पॉइंट बताइए क्या है? बताइए ई क्या है? समझ आ गया ई? कि कंपनी के खिलाफ कोई लिटिगेशन या केस पेंडिंग ना हो। अगर उस कंपनी के खिलाफ कोई लिटिगेशन या केस पेंडिंग होगा तो उसको उसके ड्यूरेशन में डीलिस्टिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। एंड एनी अदर रेलेवेंट मैटर एज द स्टॉक एक्सचेंज में डीम फिट। तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स कंप्लाई हो रहे होंगे तो स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग की परमिशन ग्रांट कर देगा। हो गया पूरा प्रोसीजर कंप्लीट? हो गया था, और क्या, मिल गई अप्रूवल। देखा जाए तो अब यहां से शुरू होगी कहानी। अब तो अप्रूवल मिली है डीलिस्टिंग की, ठीक है। फिर से देखो, अभी पढ़ नहीं रहे, बस यहीं पे रुकेंगे हम लोग। मर्चेंट बैंकर फिर से अपॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से काम शुरू हुआ, ऑफर प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, एस्क्रो अकाउंट ओपन होगा। क्या आप बता सकते हो यहां से क्या शुरू हो गया? अब एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ऑफर प्राइस का मतलब बताइए क्या हुआ? जिस प्राइस पे कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डर्स से शेयर खरीदेंगे। आ गई बात समझ में? तो अभी हम लोगों ने इसका हाफ प्रोसीजर किया है, जहां तक सिर्फ डीलिस्टिंग की परमिशन मिली है। सबसे बड़ा इसी का प्रोसीजर है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रोसीजर लंबे नहीं है, छोटा छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया डीलिस्टिंग क्या है। प्रोसीजर आएगा लिख लेंगे, नॉन एप्लीकेबिलिटी आएगा लिख लेंगे। 5 पॉइंट्स थे जिसमें नहीं, आपने बोला आप 5 लिख लेंगे, लिख के दिखा दो। 5 थे ही 3। कुछ बच्चे हाँ बोल गए, हाँ 5 लिख लेंगे, 6 बना देंगे, आप जितने बताइए। कितने थे नॉन एप्लीकेबिलिटी के? 3। और इसी के जैसा एक और टॉपिक कौन सा था? सर्कमस्टांसेस जब डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कोशिश करिएगा इसके अंदर का मैटर जो है ना, पॉइंट्स के प्रोसीजर का, वो भी रीड कर लीजिएगा। हेडिंग हम किस लिए बता रहे हैं? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रोसीजर का तो एग्जाम में हेडिंग लिख दोगे, वो भी सफिशिएंट है। ओके फाइन, चलिए, थैंक यू।